हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 12वीं के लिए इकाई 1 से यानी गैर व्यापारिक संस्थान नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से प्राप्ति भुगतान खाते का प्रारूप सीखेंगे। सबसे पहले प्रारूप में सबसे ऊपर संस्था का नाम आता है, यानी शीर्षक में हम संस्था का नाम लिखेंगे। जैसे रोहित क्लब, रोहित क्लब तो सबसे सेंटर में रोहित क्लब लिखेंगे। इसके बाद प्राप्ति एवं भुगतान खाता लिखेंगे। उसके बाद तारीख लिखेंगे। मान लीजिए कि खाते 31 दिसंबर को बंद होते हैं तो हम लिखेंगे 31 दिसंबर, जो भी सन होगा, जैसे 2017 तो 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। इसके बाद इसका डेबिट पक्ष प्राप्ति पक्ष होता है और इसका क्रेडिट पक्ष भुगतान पक्ष होता है। प्रारूप है इसका, कॉलम बनेंगे इसके विवरण राशि, विवरण राशि। जैसे पहले ही बता दिया कि इसका डेबिट पक्ष जो है प्राप्ति पक्ष है, मतलब इसके डेबिट पक्ष में सभी रोकड़ प्राप्तियां आएंगी, चाहे वह इस वर्ष से संबंधित हो या ना हो। इसी तरीके से इसके क्रेडिट पक्ष में सभी रोकड़ भुगतान आएंगे, चाहे वो भी इस वर्ष से संबंधित हो या ना। रोकड़ प्राप्तियों से आशय है कि जो भी रुपए हमारे को प्राप्त हुए किसी भी ट्रांजैक्शन से, वो सब इसमें लिखे जाएंगे। यहां पर हम पूंजीगत और आयगत मदों का अंतर नहीं करेंगे, यानी कि हम ये नहीं देखेंगे कि ये पूंजीगत प्राप्तियां हैं या आयगत प्राप्तियां हैं। सारी की सारी प्राप्तियां प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में लिख दी जाए। प्राप्ति भुगतान खाते का प्रारंभ रोकड़ शेष से होता है। इस कारण सबसे पहले हम लिखेंगे प्राप्ति भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष में शेष आगे लाया गया। उसके अंदर रोकड़ शेष या बैंक शेष या फिर दोनों आ सकते हैं। इसके बाद विभिन्न मदों से जो हमारे को प्राप्तियां होंगी हम उनका लेखा करेंगे। जैसे चंदा प्राप्त, चंदा प्राप्त में अब चाहे चंदा गत वर्ष का हो, इस वर्ष का हो या आगामी वर्ष का हो, हम चंदे को प्राप्ति पक्ष में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 2016 का चंदा 20,000 रुपये है, 2017 का चंदा 30,000 रुपये है और 2018 का चंदा हमारे को जो अग्रिम मिल गया वो 10,000 रुपये। तो हम तीनों ही चंदों का लेखा प्राप्ति पक्ष में करेंगे। दान प्राप्त, किराया प्राप्त, स्थायी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्ति, ब्याज प्राप्त, मनोरंजन से आय, आजीवन सदस्यता शुल्क, किसी स्थायी जमा पर ब्याज प्राप्त, भाषण से आय, जो भी प्राप्तियां होंगी उसे हम प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में यानी प्राप्ति पक्ष में लिखेंगे। इसके बाद हम आते हैं भुगतान पक्ष की तरफ। भुगतान पक्ष में सभी भुगतानों को लिखा जाएगा, चाहे वह भुगतान इस वर्ष से संबंधित हो या ना हो। या मान लीजिए कि हमने उतने का माल खरीदा है या नहीं खरीदा, हमारे को माल प्राप्त नहीं हुआ जितने का हमने माल खरीदा है, लेकिन हमारे पास से रुपए चले गए हैं, तो हम जितने रुपए हमारे पास से गए हैं उतने रुपए का लेखा करेंगे। उदाहरण के लिए किराया व कर भुगतान किया तो उसे हम भुगतान पक्ष में लिखेंगे। वेतन व मजदूरी, कोई फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर की खरीदी के रुपए लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने फर्नीचर खरीदा 2,000 रुपये का, लेकिन अभी तक मैंने भुगतान किया हूँ मात्र 1,500 रुपये का, तो मैं प्राप्ति भुगतान खाते के भुगतान पक्ष में लिखूंगा मात्र 1,500 रुपये। इसी प्रकार समाचार पत्रों की
पत्र पत्रिकाओं पर मैंने कुछ व्यय करा उनको लिखूंगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी व्यय यानी लेखन सामग्री, पुस्तकालय एवं लेखन सामग्री व्यय, विज्ञापन, अंकेक्षण शुल्क, आहरण, कार्यालय व्यय, ऋण पर ब्याज, यदि मैंने कोई ऋण ले रखा हूं और उस पर ब्याज दिया हूं तो ऋण पर ब्याज, इंश्योरेंस, खेलकूद सामग्री आदि। प्राप्ति भुगतान खाते में सदैव हमेशा प्राप्ति पक्ष का टोटल ज्यादा होता है और भुगतान पक्ष का टोटल कम होता है। तो सबसे पहले हम प्राप्ति पक्ष का टोटल लगाएंगे और उसमें से भुगतान पक्ष का टोटल करके घटा देंगे। जो अंतर की राशि आएगी वो हमारा रोकड़ शेष या बैंक शेष कहलाएगा। इसके बाद हम दोनों तरफ के टोटल को बराबर लगा देंगे। प्रारूप बहुत मायने रखता है। कॉपियों में बच्चों को प्रारूप बिल्कुल साफ सुथरा सीधा बनाना चाहिए। अब हम करेंगे एक गणित। मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूं, फिर उसके बाद में हम उसको हल करेंगे। प्रश्न है, 1 अप्रैल 2017 को नव जागृति मंडल का प्रारंभिक शेष 8,000 रुपये था। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में निम्नलिखित व्यवहार हुए। चालू वर्ष का चंदा 35,000 रुपये, आगामी वर्ष का चंदा 1,000 रुपये, आजीवन सदस्यता शुल्क 6,000 रुपये, विनियोग किया 25,000 रुपये, उपस्कर खरीदे 3,000 रुपये, खेल का सामान खरीदा 3,000 रुपये, सामान्य व्यय 5,500 रुपये, अदत्य व्यय 300 रुपये, उपस्कर पर हराश 10%। उक्त विवरण से 31 मार्च 2018 को प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। सबसे पहले हम प्रारूप बनाते हैं। शीर्षक में हम लिखेंगे नव जागृति मंडल, उसके नीचे लिखेंगे प्राप्ति भुगतान खाता, उसके नीचे लिखेंगे हम 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। इसके डेबिट साइड में लिखेंगे हम प्राप्ति पक्ष, क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम भुगतान पक्ष। प्रारूप में विवरण, राशि, विवरण, राशि। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि प्राप्ति भुगतान खाते का प्रारंभ रोकड़ शेष से होता है या रोकड़ बाकी से होता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे शेष आगे लाया गया 8,000 रुपये। इसके बाद लिखेंगे हम चंदे से। हमको यह मतलब नहीं है कि किस वर्ष का प्राप्त हुआ है। जिस वर्ष का हमको चंदा प्राप्त हुआ उस चंदे को हम यहाँ लिखेंगे। तो हमको दिया गया है चालू वर्ष का चंदा, तो हम लिखेंगे चालू वर्ष का चंदा 35,000 रुपये। इसके बाद लिखेंगे अग्रिम वर्ष का चंदा 1,000 रुपये। आजीवन सदस्यता शुल्क। आजीवन सदस्यता शुल्क हमारी प्राप्ति है, आय है। जब कोई व्यक्ति फर्म में सदस्य बनता है तो वो जीवन भर के लिए, अपनी पूर्ण जिंदगी के लिए मेंबर बनता है, तो वह अपनी लाइफ में आजीवन सदस्यता शुल्क देता है फर्म को। तो ये फर्म के लिए एक प्राप्ति है। सामान्यतः इसे पूंजीगत प्राप्ति माना जाता है, लेकिन यहाँ पर प्राप्ति भुगतान खाते में किसी प्रकार से कोई अंतर नहीं किया जाएगा पूंजीगत प्राप्तियों और आगमगत प्राप्तियों में। इस कारण इस प्राप्ति को मैं प्राप्ति पक्ष में लिखूंगा आजीवन सदस्यता शुल्क 6,000 रुपये। अगली मत दी गई है विनियोग। विनियोग का अर्थ होता है आय के उद्देश्य से किसी अन्य उद्योगों में अपने पैसे को लगाना, अपने रुपए को लगाना। विनियोग संस्था के लिए व्यय है, इस कारण मैं इसे लिखूंगा भुगतान पक्ष में 25,000 रुपये। उपस्कर खरीदा। उपस्कर का मतलब है फर्नीचर। फर्नीचर को हम कहते हैं उपस्कर। यदि आपको उपस्कर समझ में ना आए तो उसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा, वहाँ पर लिखा होता है फर्नीचर। उपस्कर खरीदा। उपस्कर खरीदा तो उपस्कर हमारे लिए स्थायी संपत्ति है।
पूंजीगत व्यय है। खरीदा तो हमने जब खरीदे तो हमारे पास से रुपए गए। जब ये रुपए गए हैं तो इनको लिखा जाएगा भुगतान पक्ष में। उपस्कर खरीदा 3000 रुपये का। खेल का सामान खरीदा, खेल का सामान खरीदे, सामान खरीदने पर हमारे पास से रुपए जाएंगे। रुपए गए तो इन व्ययों को भी लिखा जाएगा भुगतान पक्ष में। तो खेल सामान खरीदा 3000 रुपये भुगतान पक्ष में। उसके बाद में लिखा हुआ है सामान्य व्यय 300 रुपये। सामान्य व्यय को लिखेंगे हम भुगतान पक्ष में, क्योंकि व्यय किए तो हमारे पास से रुपए गए। अगला है अदत्त व्यय। अदत्त व्यय का लेखा प्राप्ति भुगतान खाते में नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अदत्त का मतलब होता है ऐसे व्यय जिनकी सेवाएं तो ले ली गई है लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, यानी हमने भुगतान किया ही नहीं है। जब भुगतान किया नहीं तो हमारे पास से रुपए गए नहीं। जब रुपए नहीं गए तो हम इसका लेखा पुस्तकों में नहीं करेंगे। अगली हमारी बात है उपस्कर पर ह्रास यानी फर्नीचर पर ह्रास 10%। फर्नीचर पर ह्रास व्यापार के लिए हानि है, लेकिन यह भुगतान नगद नहीं किया जाता है, अतः इसका लेखा भी प्राप्ति भुगतान खाते के किसी पक्ष में नहीं किया जाएगा। अब हम टोटल लगाएंगे प्राप्ति भुगतान खाते का। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि हमेशा प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट पक्ष का टोटल ज़्यादा होता है, यानी प्राप्ति पक्ष का टोटल ज़्यादा होता है और भुगतान पक्ष का टोटल कम होता है। तो सबसे पहले हम प्राप्ति पक्ष का टोटल लगाएंगे। तो प्राप्ति पक्ष में टोटल लगाने के लिए सबसे पहली मद है हमारी 8000, 8000 धन 35000 धन 1000 धन 6000। इस तरीके से कुल टोटल आया हमारा 50000 रुपये का। अब हम भुगतान पक्ष का टोटल लगाएंगे। भुगतान पक्ष में सबसे पहली मद है 25000 धन 3000 धन 3000 धन 5500। तरीके से इसका टोटल हुआ 36500। अब हम 50000 में से 36500 को घटा देंगे। घटाने पर हमारे पास शेष बचेगा 13500। ये हमारा होगा आंसर, जिसे हम भुगतान पक्ष में नीचे लिखेंगे शेष आगे ले जाया गया। ये भी होगा रोकड़ शेष। उम्मीद करता हूं आपको गणित समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है और मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया कर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।